दोस्तों आज मैं आप लोगों को जूनियर फिटर का इंटरव्यू का क्वेश्चन और आंसर के बारे में बताऊंगा। लेकिन हम लोग सभी क्या जानते हैं कि कोई भी कंपनी में अगर हम लोग ड्यूटी करते हैं, जिस जगह में आपका मैकेनिकल का काम होगा वहाँ इलेक्ट्रिकल का काम जरूर होगा। और हम लोगों का अंदर में क्या होता है, बहुत सारा डाउट बना हुआ रहता है। जब हम लोग इंटरव्यू देते हैं तो हम लोगों को मन में क्या सोच रहता है कि कोई गलत आंसर ना दे दे। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो कभी भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ ऐसा पॉइंट है वो आपको जानना जरूरी है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले दोस्तों, अगर आप कोई कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं तब तो आपको इंटरव्यू देने में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। जिस तरह से जो क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा, अगर आप कोई भी कंपनी में इंटरव्यू दिए हैं तो देखिएगा जरूर आपसे कभी ना कभी पूछा है कि आप कितना टन का फर्नेस में काम कर रहे हैं। अगर आप 8 टन का फर्नेस में काम कर रहे हैं तो 8 टन के बारे में बताना है। अगर आप 20 टन का फर्नेस में काम कर रहे हैं तो 20 टन के बारे में बताना है। क्योंकि इस जगह में दोस्तों जितना टन का फर्नेस आप बताइएगा उतना ही टन का फर्नेस के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आप बताएं कि एक 8 टन का फर्नेस में मैं काम कर रहा हूं। अगर आप छोटा फर्नेस में काम कर रहे हैं तो छोटा के बारे में ही बताना है, बड़ा में कर रहे हैं तो बड़ा के ही बारे में बताना है। ऐसा नहीं है कि एक आप 8 टन का फर्नेस में काम किए हैं और इंटरव्यू जब दे रहे हैं तो आप 20 टन के बारे में बता रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि दोस्तों जूनियर फिटर में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। जो आप काम किए हैं प्रैक्टिकल में छोटा छोटा क्वेश्चन पूछेगा। इस जगह में आपको तो कोई डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा नहीं, लेकिन जितना क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा उसी से पता चल जाएगा ऑलरेडी आप काम किए हैं या नहीं किए हैं। तो इस जगह में अगर आप 8 टन का फर्नेस चला रहे हैं तो 8 टन का फर्नेस में आपका कितना का फर्मा लगता है, फर्मा का टेपर किस तरह निकाला जाता है। अगर आप बताए हैं कि 8 टन का फर्नेस में 37 और 38 का फर्मा लगता है या 38 या 39 का लगता है, तो इसके साथ आपको ये भी बताना है कि टेपर कितना इंची का लगता है। 8 इंची का लगा रहे हैं, 7 इंची का लगा रहे हैं या 9 इंची का लगा रहे हैं। तो जिस जगह में आप काम कर रहे हैं उस जगह में जरूर आप फर्मा बनाए हैं। तो फर्मा जब आप बनाए हैं तो आपको क्या नॉलेज बना के रखना है कि कितना का हम फर्मा लगा रहे हैं, कितना का हम टेपर लगा रहे हैं। और देखिएगा ज़्यादातर हम लोगों का क्या होता है, टेपर एगो फर्मा बना हुआ रहता है, उसी में मार्किंग करके हम लोग टेपर काटिंग कर लेते हैं। लेकिन टेपर का भी एक फार्मूला होता है कि किस तरह से हम लोगों को टेपर निकालना है। और दोस्तों जैसे आज मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ कुछ वीडियो आपको मिल जाएगा। और जो वीडियो नहीं मिलेगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसके ऊपर भी वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना के अपलोड करूँगा। इस जगह में एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा, वो है कि फर्मा का टेपर हम लोग किस तरह से निकालते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाता है 3 नंबर पॉइंट में कि जो आपका फर्नेस चला के आ रहे हैं ये कौन सा कंपनी का था, मेगाथर्म का था, इलेक्ट्रोथर्म का था या इंडक्टोथर्म का था। तो जो फर्नेस आप चला के आ रहे हैं इसका जो कॉइल में पानी चलता है फर्नेस में, इसके बारे में आपको नॉलेज बनाना है। क्योंकि इंडक्टोथर्म, इलेक्ट्रोथर्म, मेगाथर्म ये जो सब फर्नेस है सब में सिस्टम कुछ अलग अलग रहता है। किस तरह से वो भी मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। देखिएगा जो आपका मेगाथर्म का फर्नेस है इसमें क्या होता है, आपका जो फर्नेस का कॉइल है इसमें आपका सॉफ्ट वाटर आता है, कॉइल में घूमता है, घूमने के बाद जाके कूलिंग टावर में गिरता है। मतलब सॉफ्ट वाटर ही कूलिंग के लिए आएगा कॉइल में और जाके कूलिंग टावर में गिरेगा, पानी ठंडा होगा। लेकिन इंडक्टोथर्म का फर्नेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इंडक्टोथर्म का फर्नेस में क्या होगा, पाम हाउस से आपका पानी आ रहा है, फिर हीट एक्सचेंजर में घुसेगा, हीट एक्सचेंजर में घुसने के बाद फिर कॉइल में आ जाएगा और कॉइल में आपका पानी का सर्कुलेशन घूमते हुए आपका जाके किस में गिरेगा, सॉफ्ट वाटर का टंकी में गिरेगा, कूलिंग टावर में कभी भी नहीं गिरेगा। क्योंकि इंडक्टोथर्म का जो फर्नेस है इसके लिए आपका एक रॉ वाटर का ज़रूरत पड़ता है। रॉ वाटर आएगा, हीट एक्सचेंजर में घुसेगा, सॉफ्ट वाटर को ठंडा करेगा और ठंडा करके फिर दोबारा रिटर्न हो जाएगा, जाकर आपका इस जगह में कूलिंग टावर में गिरेगा और कूलिंग टावर में क्या करेगा, रॉ वाटर को ठंडा करेगा। क्योंकि जो इंडक्टोथर्म का आपका फर्नेस है इसमें आपका 2 गो पानी चलता है, एक आपका सॉफ्ट वाटर, एक आपका रॉ वाटर। लेकिन मेगाथर्म में एक ही पानी में काम हो जाता है।
तो मेरा कहने का मतलब है कि जो फर्नेस में आप काम कर रहे हैं पानी किस तरह से आता है कॉइल में, ये भी देख के रखना आपको जरूरी है। अभी 4 नंबर में आ जाता है पानी को लेके जो आपका शॉर्पनर प्लांट रहता है, तो इस जगह में आप शॉर्पनर चार्ज कर सकते हैं या नहीं चार्ज कर सकते हैं। कि अगर आप पानी चार्ज कर रहे हैं शॉर्पनर में, ठीक है, मतलब हम लोग किस तरह से चार्ज करते हैं, नमक डाल के, और हम लोग एक प्रैक्टिकल चेकिंग करते हैं। देखिएगा, पानी को हाथ में लेते हैं और मुंह में चाट के देख लेते हैं कि इसका नमक का मात्रा है या नहीं है। तो इस टाइप से आपको बताना नहीं है, आपको बताना है कि पानी को हम लोग चेक करेंगे कि हमारा पानी का ppm कितना है। जब तक हम लोगों का 0 ppm नहीं होगा तब तक हम लोग सॉफ्ट वाटर का टंकी में नहीं लेंगे। और पानी को चेक करने के लिए एक देखिएगा किट भी आता है, जिसमें देखिएगा K लिखा रहता है, B लिखा रहता है। तो जिस हिसाब से दोस्तों मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो कंपनी में आप ड्यूटी कर रहे हैं, सिर्फ एक बार छोटा छोटा चीज़ आपको देख लेना है। यही सब के ऊपर आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रखना है। डाउट रखिएगा तो जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपको लगेगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जूनियर फिटर के लिए छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जो आप फर्नेस चला रहे हैं, तो इसमें फर्नेस में GLD कहाँ से आता है। GLD के ऊपर आपको वीडियो भी मिल जाएगा, और जो पानी के बारे में मैं आप लोगों को बताया हूँ इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा, क्योंकि मैं ये सब के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इसीलिए क्या होगा, इसका क्वेश्चन का आंसर भी आपको बहुत आसान तरीके से मिल जाएगा। जैसे GLD के ऊपर जो मैं वीडियो बनाया हूँ, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक बनाया हूँ। मैं आप लोगों को बताया हूँ कि सेंटरिंग पैनल में क्या होता है। देखिएगा, जब आपका फर्नेस सेंटरिंग में ऑन होता है तो कॉइल के पास बहुत सारा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर की वजह से क्या होता है कि GLD हम लोगों को ज़्यादा हो जाता है। तो इसके बारे में भी आपको बताना है। जो आपका रनिंग फर्नेस है, इसमें आपका स्पॉन्ज या स्क्रैप कोई कारण से थोड़ा सा टच हो जाएगा या कॉइल में गिर जाएगा तो आपका क्या होगा, GLD में ट्रिपिंग आ जाएगा। तो वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके अंदर में जो भी डाउट है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन। इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में आप काम किए हैं या नहीं किए हैं, तो आप ज़रूर बताइएगा कि हम काम किए हैं। अगर काम किए हैं तो आपका इसमें मेन होस्ट होता है, एक्सिलरी होस्ट होता है, और LT होता है, CT होता है। तो कौन कौन सा जगह में आपका फिक्स्ड नट बोल्ट लगता है और कौन कौन सा जगह में आपका नहीं लगता है, और जो आपका व्हील होता है, व्हील में आपका कौन सा बेयरिंग लगता है, रूलर बेयरिंग लगता है या बॉल बेयरिंग लगता है, गियर बक्स में हम लोग कौन सा बेयरिंग लगाते हैं, और जो बेयरिंग हम लोग लगाते हैं उसका नाम क्या है। सिर्फ नाम आपको बताना है, और किस तरह से आप काम करते हैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा बहुत बताना है। ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं बताना है, और ज़्यादा आपसे पूछेगा भी नहीं। 8 नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जो आप कंपनी में ड्यूटी कर रहे हैं और इस जगह में बार बार अगर आपका लॉन्ग शाफ्ट टूट जा रहा है तो उस टाइम आप क्या कीजिएगा। तो पहले तो आप मैकेनिकल से है, पहले आपको क्या देखना है कि मोटर का अलाइनमेंट और गियर बक्स का अलाइनमेंट ठीक से है या नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको अलाइनमेंट करना नहीं आता है, इसके लिए आपका मैकेनिकल का फोरमैन भी रहता है, सीनियर फिटर भी रहता है, लेकिन आपको तो थोड़ा बहुत चेक करना है कि अलाइनमेंट हमारा ठीक है या नहीं है। मतलब आपको अलाइनमेंट अगर ठीक से नहीं भी आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सीनियर को बुला के आप मान लीजिए कि एक रिपोर्ट दे रहे हैं सीनियर को, तो वो तो आपको आएगा, आने के बाद आपको चेक करके देखेगा कि अलाइनमेंट सही है या नहीं है। सिर्फ आपको बताना है कि हाँ अलाइनमेंट में प्रॉब्लम है, इतना तो कम से कम आपको चेक करने के लिए आना ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि चेक करना नहीं आएगा और इंटरव्यू में पूछ रहा है तो इस जगह में तो आपको कोई डायग्राम बना के समझाने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ मुंह से पूछ रहा है और मुंह से ही जवाब देना है। यही देखना चाहता है कि अलाइनमेंट के बारे में भी आपको मालूम है या नहीं है। और इसके बाद जो हम लोगों को फर्नेस रहता है, तो फर्नेस में जो आप काम कर रहे हैं तो इसमें एक एंटीना लगा हुआ रहता है। तो एंटीना आप कितना इंची का लगाते हैं, 8 इंची का बनाते हैं ना 9 इंची का बनाते हैं ना 5 इंची का बनाते हैं, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। और इसके बाद हम लोगों को आ जाता है कि जो आप एंटीना बनाए हैं, आप तो बता दिए हैं कि हाँ भाई 5 इंची का बनाए हैं या 8 इंची का बनाए, लेकिन ऐसा क्यों,
इसके बाद दोस्तों आ जाता है हम लोगों को क्या कि पावर केबल के बारे में। जो फर्नेस आप चला रहे हैं, चाहे आप मेगाथर्म का चला रहे हैं, इंडक्टो का चला रहे हैं या आपका इलेक्ट्रोथर्म का चला रहे हैं, तो जो आपका पावर केबल लगता है, पावर केबल हम लोगों को कितना लंबा होता है। तो देखिएगा इंडक्टोथर्म का जो भी पावर केबल रहता है ज़्यादातर आपका 5 मीटर का रहता है। और अगर इसके ऊपर आपको डाउट है तो आपको जब फ्री टाइम मिलेगा आराम से इंची टेप लेके आप पावर केबल को नाप के देख लेना है। और पावर केबल के अंदर में जो आपका देखिएगा कॉपर का लीड रहता है वो 16 mm का है या 12 mm का है या 10 mm का है, वो भी एक बार आपको वर्नियर से चेक करना है। और वर्नियर में जो चेकिंग होता है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। और ये सब देखिएगा जितना सारा मैं बता रहा हूँ, एक दिन अगर आप मेहनत कीजिएगा टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तब, अगर काम नहीं कर रहे हैं तो क्वेश्चन का आंसर आपको किस जगह में मिलेगा, एक तो मेरा वीडियो के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इसका देखिएगा, मान लीजिएगा 100% है तो 100% में से आपको लगभग 80% क्वेश्चन का आंसर मेरा वीडियो पे मिल जाएगा अगर मेरा वीडियो को फॉलो किए हैं तब। इसके बाद दोस्तों आ जाता है हम लोगों को 12 नंबर, ठीक है। तो मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ एक हिसाब से देखा जाए तो 30, 35, 40 क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। सिर्फ आपको पॉइंट टू पॉइंट सुनना है कि कौन सा जगह में जाकर हमको चेक करना है और किस तरह से चेक करना है। जैसे आपको मैं पावर केबल के बारे में बताया हूँ, तो जब आप पावर केबल को चेक कर रहे हैं तो कहाँ पे आपका कॉपर थिम्बल लगा हुआ रहता है, कॉपर थिम्बल में हम लोग ब्लीजिंग किस तरह लिए करते हैं या रांगा किस लिए डालते हैं, ये सब भी तो आपको जानना जरूरी है। और पावर केबल में हम लोग एसएस का नट बोल्ट जो लगाते हैं तो किस लिए एसएस का नट बोल्ट लगाते हैं, ये जो छोटा छोटा क्वेश्चन है यही छोटा छोटा क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछेगा और छोटा छोटा क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। अगर प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं दीजिएगा तो तुरंत पकड़ लेगा कि आप काम बिना करके आए हैं। और जो चीज़ आपको मालूम है उसी के बारे में आपको बताना है। उल्टा पुल्टा क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर गलत क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा तो क्या होगा, लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है, तो जो भी ड्यूटी आपका होने वाला था वो नहीं होगा। जिसके बारे में आपको मालूम है उतना ही आप बताएं, मालूम नहीं है तो सीधा क्लीन बता दीजिए कि सर हमको इसके बारे में मालूम नहीं है। यही सुनने में अच्छा लगता है। उल्टा पुल्टा बताइएगा तो कैसे होगा। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 13 नंबर में एक से पूछा गया कि जो आपका पाम हाउस है, पाम हाउस में आपका जो पाम है वो कितना आरपीएम का है। तो आरपीएम जब बता रहा है तो बोल रहा है कि 1440, ठीक है। जो हम लोग को कॉइल में पानी चलता है, जो हम लोग का मोटर लगा हुआ रहता है 1440 जो पाम है। और उसके बाद उससे पूछा गया क्या ये इस जगह में जो आपका मोटर था तो मोटर कितना आरपीएम का था। इस जगह में बोल रहा है कि 2900 आरपीएम का था हमारा मोटर और पाम था हमारा 1440। इसके साथ कभी भी मैच होगा, कभी भी मैच नहीं होगा। जब तक आप जाके पाम का नेम प्लेट नहीं देखिएगा, मोटर का नेम प्लेट नहीं देखिएगा, तब तक आपके अंदर में क्या होगा, डाउट क्लियर नहीं होगा कि इस जगह में हमारा मोटर है 2900 आरपीएम का तो पाम हमारा 1440 आरपीएम का कैसे हो सकता है। तो इस टाइप से गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप पाम हाउस में जाके दोनों नेम प्लेट को मिला के देखे हैं तभी आपको पता चलेगा कि नहीं पाम हमारा थोड़ा सा ज़्यादा होगा लेकिन कम का किसी भी हाल में होने का सवाल नहीं है। क्योंकि मोटर क्या करेगा, मोटर आपका पाम को घुमाएगा। तो आपको तुरंत समझना है कि 1440 और 2900 में क्या अलग है। और देखिएगा बहुत सा फ्रेंड है कि अंदाज में गोली मार देता है। अगर अंदाज में आप गोली मारिएगा तो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। इसी को बोला जाता है दोस्तों ओवर कॉन्फिडेंस। तो ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं दिखाना है। मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, इसके लिए कुछ भी दिक्कत नहीं है। अगर उस कंपनी में मान लीजिएगा आप इंटरव्यू देने गए हैं, मान लीजिएगा अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछा है या 30 क्वेश्चन पूछा है या 10 क्वेश्चन पूछा, 10 क्वेश्चन का अगर आप 6 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा और क्लीन बताइएगा, जो जो क्वेश्चन के बारे में आपका आंसर मालूम नहीं है बता दीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। लेकिन गलत आंसर दीजिएगा तो सुनने में बड़ी तकलीफ लगता है कि ये उल्टा पुल्टा क्या बता रहा है। जैसे मैं मोटर का एग्जाम्पल देके आप लोगों को समझाया हूँ।
दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी टाइप का कंटेंट बनाता रहता हूं और जितना हो सके मैं आप लोगों का हेल्प करता हूं। और मेरा रिक्वेस्ट क्या रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए। जितना सारा फ्रेंड है सबको पहले से ही तैयार हो जाना है कि कोई भी इंटरव्यू देंगे तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और क्वेश्चन का आंसर हमको किस तरह से देना है, इसके ऊपर कुछ भी डाउट नहीं रखना है। और देखिएगा बहुत आसान तरीका से जूनियर फिटर का काम भी मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों जिस जगह में आप इंटरव्यू दीजिएगा उस जगह में तो आपको कोई डायग्राम बनाने के लिए नहीं बोल रहा है, छोटा छोटा क्वेश्चन के बारे में पूछ रहा है और क्वेश्चन का प्रॉपर तरीके से आंसर भी देना है। नमस्कार, जय हिंद।